नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शेफाली एंड आज डिस्कशन करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके मिसलिनियस क्वेश्चंस रहेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ हाँ आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली 30 क्वेश्चन हमने पहले किया था, सो रिमेनिंग तो 30 क्वेश्चन है, उसको आज कंप्लीट करेंगे। दिसंबर 2013 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सर्च इंजन पे जाकर के, यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे जाकर के, जब आप यहाँ पे कर्सर को ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर सर्च करेंगे ज्ञान अड्डा, तो आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर दिख जाएगा, ज्ञान अड्डा बाय शेफाली। वहां पे जैसे ही आप अपना चैनल ऊपर ओपन करेंगे, आपको कुछ टैब्स दिखेंगे। तो आपको तीसरे नंबर का टैब जो है प्लेलिस्ट वाले टैब पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। काफी सारी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हुई है, बनाई हुई है अलग अलग। देखिए मैं आपको कुछ कुछ दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल अबाउट यूजीसी नेट जेआरएफ का मिल जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड का मिल जाएगा, हायर एजुकेशन का मिल जाएगा, पीपल एंड एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। देन आपको आगे वाले पे, आगे एरो पे क्लिक करना है, फिर आपको आगे टीचिंग एप्टीट्यूड की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुछ एक एक मिनट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 30-30 सेकंड के, 40-40 सेकंड के, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। इस वाले प्लेलिस्ट को अगर आप खोलेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं, मैं उसको इस प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाली हूँ। तो 13 वीडियो ऑलरेडी इसमें पहले से ही अपलोडेड है। मिसलिनियस है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन आज वाला भी जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, उसको मैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही एक चीज और बता दूं, कम्युनिटी टैब पे क्लिक कर लीजिएगा। कम्युनिटी टैब पे क्लिक करने से मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को अपलोड करती हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं कुछ दिखा दूं, या जो भी मुझे कुछ अपडेट करना होता है तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने है, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करिए, आप लोगों की जो स्किल्स है वो बढ़ेगी, है ना। देखिए 883 लोगों के वोट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 1000 लोगों ने इसमें वोट दिया हुआ है। आप भी वोट दीजिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस रहते हैं। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, 987 लोगों ने वोट दिया हुआ है, 77%, 5%, मतलब ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश में। तो पार्टिसिपेट करिए। अच्छा, ये आपको कैसे मिलेगा? आपको ज्ञानडा को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं हर आधे आधे घंटे में कुछ नए नए क्वेश्चन अपलोड करती रहती हूँ कम्युनिटी टैब में। आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो खुद आपके सामने, जैसे अपना यूट्यूब आप खोलेंगे, आपको खुद दिख जाएगा। अलग से कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब अगर आपने करके रखा है ज्ञानडा को, तो ही आप देख पाएंगे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं कभी भी आपके लिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन, हर मतलब आधे आधे घंटे में मैं कुछ नए नए क्वेश्चन को अपलोड करती रहती हूँ, है ना, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मिसलिनियस क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, इन्वायरमेंट के हो गए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे प्रीवियस जो मैंने पहले के क्वेश्चंस अपलोड किए, उनको भी आप देख करके आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, है ना, फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात कर ले, 30 क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और आज करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चंस। सभी लोग, एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को हेलो है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है, गुड मॉर्निंग है। जो ये वीडियो शाम को देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है। सभी को वेलकम है। आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वक्त आपको मिलेगा, मैं 10 से 15 सेकंड का समय दूंगी, क्योंकि ये जो पेपर है एग्जामिनेशन में आपको मात्र 1 घंटे ही मिलेंगे पेपर 1 को करने के लिए। तो उस स्पीड से हम चलेंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपके सामने में क्वेश्चन उपलब्ध है। तो 30 का आंसर हम लोग पहले ही दे चुके हैं, 30 का आंसर बी था, आपको आंसर करना है 31 से। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर हो जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ मैं, जब आवश्यकता होगी तो हम आवश्यकता के हिसाब से छोटा भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 का सभी का आंसर आ जाए। इन अ फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ व्हाट, मतलब ईंधन की जो बैटरी चलती है, वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? 31 का आंसर आ जाए सबका, फटाफट से करेंगे, बहुत डिले नहीं करना है। 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
सो हाइड्रोजन के कंबस्शन से, जब हाइड्रोजन का दहन होता है या जलता है, तो उससे जो बैटरी, ईंधन बैटरी होती है, फ्यूल की जो बैटरी होती है, ईंधन बैटरी चलित वाहन में ऊर्जा का मेन जो स्रोत होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन के जलने से ही ईंधन बैटरी चलित वाहन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सो ये था 31वें नंबर का सवाल। पता नहीं मेरे जबान को क्या हो रहा है। चलिए 32 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल्स हैज बीन डिसबैंड इन 2013, क्योंकि 2000 दिसंबर 2013 का ये प्रश्न पत्र है, तो ये सवाल 2013 के हिसाब से फ्रेम किया है। इस तरीके की कुछ करंट अफेयर्स आपसे 2021 के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें, साथ ही बात करें जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नैक दे सकते हैं, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, एनसीटीई और डीईसी, ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र के ही सवाल हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लगभग 40 क्वेश्चंस, लगभग नहीं कंप्लीट 40 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ऑल्सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने करा दी हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर से जाकर के देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आप हायर एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हायर एजुकेशन, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन का पार्ट है। हायर एजुकेशन किस यूनिट में है? यूनिट 10 में। तो वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। उन 40 सवाल को आप लगा लेना। अगर 40 सवाल को आपने लगा लिया है, तो इस प्रकार के कोई भी अपडेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। चलिए 32वें नंबर का सवाल का जवाब आप सभी दें। निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित यानी कि डिसबैंड कर दिया गया है? सो ये अभी भी चल रहा है नैक, एनसीईआरटी अभी भी चल रहा है, सीबीएसई रेगुलेट करती है, एनसीटीई अभी भी चल रहा है, जिसको बैन किया है वो ये है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको 2013 में बैन किया गया हुआ था, तो उस दृष्टि से अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण काउंसिल को या शिक्षण परिषद को बैन किया गया हुआ है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Which of the following statements are correct about National Assessment and Accreditation Council? यानी कि NAAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्या यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है? It is tasked with the responsibility of assessing and accrediting institutions of higher education, यानी कि इसे उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। तीसरा कि ये लोकेटेड है दिल्ली में। चौथा कि इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 33वें नंबर का जो सवाल है उसका आंसर आपको देना है। नीचे कूट दिया है यानी कि कोड दिया है, इसमें से बताएं आप। सो ये बिल्कुल एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य भी दिया गया है। ये दिल्ली में लोकेटेड नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। इसके रीजनल ऑफिस भी नहीं है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सही है। तो अगर कोड के हिसाब से मिलान करें तो बी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कुछ आप लोग भी सर्च करिए, आप लोग मुझे बताएंगे, सर्च करके मुझे बताएंगे कि नैक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इसका आंसर देंगे और सही आंसर देने वाले स्टूडेंट्स की घोषणा अगले सेशन में मैं करूंगी। ठीक, कुछ आप लोगों को भी काम करना होगा, थोड़ी सी रिसर्च आप लोग भी करिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स फॉल अंडर इट्स व्हाट? मतलब दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है?
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या रिट जुरिस्डिक्शन। अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है और उसमें निर्णय लेने की अगर बात आती है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि मौलिक अधिकारिता पर फॉल होती है या उसके अंतर्गत आती है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर करिए क्योंकि इतना ज्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा। आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का समय मान के चलिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकेंड हर गिरे हालत में, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोग जितना समय बचा लें उतना अच्छा है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है। 1 यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट, एक संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय भी है। 1 यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, यानी कि एक संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। इसमें से कोड में से आपको बताना है सही आंसर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि 2 यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट भी हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक यूनियन टेरिटरी की 2 कैपिटल स्टेट्स भी हैं। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। सो एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन के लिए आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत है, ऐसे तो मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको सही आंसर ही बताऊं, बट इन केस अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर उस आंसर का सही आंसर जो ऑप्शन आपको लगता है वो शेयर करिएगा। साथ ही टेलीग्राम पे मुझे उसका रेफरेंस जरूर दे देना कि मैम ये रेफरेंस है, मैंने यहाँ पढ़ा था और इस बुक में पढ़ा था, ये इसकी मुझे फोटो क्लिक करके दे देना और बता देना कि मैम ये देखो ये फोटो है या ये स्टेटमेंट है, ये मैंने यहाँ पढ़ा था, आप देख लें कि ऑप्शन सही है या गलत है। तो ऐसे क्या होगा, रेफरेंस के थ्रू अगर आप मुझे कोई चीज देंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। बट पॉसिबिलिटी यही है कि गलत नहीं होगा, बट इन केस अगर गलत होता है तब की मैं बात बता रही हूँ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नीचे आपके कूट भी होने चाहिए, कूट माने कि कोड, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको कोड प्रॉपर दिख सके। पहला है ऑप्शन क्या, क्वेश्चन कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, केंद्रीय सूचना आयोग एक संविधिक निकाय है। दूसरा कि द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। तीसरा, the commission can impose a penalty up to maximum of 25,000, आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। चौथा, इट कैन पनिश इरेंट ऑफिसर, मतलब गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है। कुछ कुछ नए वर्ड भी आप सीखिए। इरेंट ऑफिसर का मतलब क्या, ऐसे ऑफिसर जो कि गलती करते हैं। नीचे कोड दिया है, कोड को देख लीजिए आप सभी। थोड़ा सा मिनिमाइज और कर दूं क्या मैं, ताकि आपको प्रॉपर कोड दिखे, फिर अगले क्वेश्चन में इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। ऐसे हवा में तुक्का तीर मार के जवाब ना दें, सब लोग सोच समझ के जवाब दें। तो देखिए, बात करें द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है ये। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, 1 और 2 ये दोनों ही सही है। बात करें द कमीशन कैन इम्पोज पेनाल्टी मैक्सिमम 25,000, ये बात भी सही है।
इट कैन पनिश एन इरेंट ऑफिसर, ये बात गलत है। पनिशमेंट का काम जो होता है वो इनको नहीं है, मतलब इनके अधीन नहीं है। तो 1 2 3 सही है, तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा बड़ा कर ले क्वेश्चन को, देखिए और ध्यान से उत्तर करिए। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड CNNIBN द हिंदू 2013-2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे अक्रॉस 267 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 18 स्टेट्स, मतलब निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में से CNNIBN द हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया है? सभी क्या आंसर आ जाए? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन फर्स्ट, दी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। इस तरीके के क्वेश्चन के अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शंस देख करके ही आप सबसे पहले टिक लगा दोगे, अगर नहीं पता है तो दिमाग लगाओगे और ज्यादा उसमें समय लोगे। तो आपको करना क्या है, करंट अफेयर से अपडेट रहना है एंड जो नई नई पॉलिसी आई हुई है उनको पढ़ना है। एजुकेशन से संबंधित कुछ भी अगर न्यू पॉलिसी, नई स्कीम्स आई हैं, एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कोताही नहीं करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सर्टेन कोड में टीचर लिखा हुआ है, टीचर को वीजी इस तरीके से लिख सकते हैं, तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा? इसका आंसर आप सभी को देना है। इसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप कॉपी पेन पे ABCD पहले से लिख लें, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा इस तरीके के सवाल करने के लिए। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, बेटर होता है कि आप हमेशा खाली स्पेस में लिख लो, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, ठीक। हिंदी वाला भी आप लोग देख सकते हैं, ये तरीका सही है एक्चुअली। ABCDEFGHIJKLM, फिर एन को यहां से शुरू करना है, एन को आगे से मत करना शुरू, यहां से करना। NOPQRSTUVWXYZ। अब टी के आगे वी है, तो यहाँ पे टी है और वी है, अच्छा मतलब ये टी के आगे वी है, ओके। ई के नीचे क्या है, जी, ई के नीचे जी, ये ई है ये जी है, ये टी के आगे वी है, आगे है ना ये बिल्कुल। अगर आप ऐसे लिखते TUVW ऐसे लिखते तो टी के आगे वी है ना, ये वाली बात है। ए है और सी है, तो ए के आगे सी है, एच के नीचे ई है, एच के नीचे ई है, तो यहां एच क्या है, एच के नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एच के नीचे जे है, ठीक है, यही तो गड़बड़ी हो जाती है। एच के नीचे जे है, तो एच के नीचे जे मिल गया, ई के नीचे फिर जी है, ई के नीचे वापिस हमें जी मिल गया, मतलब ई दो बार मिल गया। आर के आगे फिर नीचे टी है। एक हमें पैटर्न समझ में आ गया कि क्या है कि एक एक आगे से लेना है बीच में छोड़ के। तो पूछा है चिल्ड्रन का क्या होगा, तो सी कहाँ है, सी के आगे का क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब ई ई मिल गया, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये भी हो सकता है। तो सी कटा है, डी नहीं कटा है, ठीक है। आगे देखो, हो सकता है मिल जाए। एच है, एच के आगे क्या होगा आपका, एच का है, एच के आगे जे है, तो जे मिल गया किसमें, अच्छा इसमें जे मिल गया हमको। आई के आगे क्या है, आई इधर है, फिर के मिलना चाहिए, के भी मिल गया। एल के आगे क्या है, एल एम एन मिलना चाहिए, एन भी मिल गया। क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये दिया हुआ है, तो इस वजह से हमें पूरा मिलाना पड़ेगा। अगर ये इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर देख लो फटाफट, आर के आगे देख लो, आर के आगे क्या है, आर एल एम एन पी क्यू आर एस टी
है, EFGHNOP ये भी है, ठीक है, तो बी सही हो गया। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कई बार क्या होता है ना, हमेशा आपसे अपोजिट पूछ लेता है। जैसे बी का अपोजिट वाई दे दिया, सी का अपोजिट एक्स दे दिया, डी का अपोजिट डब्ल्यू दे दिया, तो आप फटाक से कर ले जाओगे अगर इस तरीके से लिखते हो। अगर आप एम के आगे NOP एक लाइन में लिखोगे ना, तो फिर क्या होगा कि अपोजिट वाले करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसी एक व्यक्ति को सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। एक सेब की कीमत 7 रुपए है, जबकि एक आम की कीमत 5 रुपए है। यदि उस व्यक्ति के पास 38 रुपए है, तो वह कितने सेब खरीदेगा? इंग्लिश में भी देख लो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा IQ बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सवाल बोला है कि उसको दोनों चीजें खरीदनी है, सेब भी खरीदना है, आम भी खरीदना है, तो कंपल्शन है इसमें। एक सेब की कीमत 7 रुपए है, तो हमने मान लिया कि सेब की कीमत 7 रुपए है, ठीक है। और आम की कीमत कितनी है? आम की कीमत 5 रुपए है। तो गिरे हालत में हमें एक आम तो खरीदना है, और हमारे पास पैसा कितना है? 38 रुपए है। 38 रुपए ही है हमारे पास में, तो 7 आम खरीदने हैं, 7 रुपए के एक आम है। तो मान लो एक आम का जो कीमत है उसको लेस कर दो। मैक्स क्या उस सवाल में क्या है, वो कितने सेब खरीद पाएगा, मैक्सिमम आप कितने सेब को खरीद पाओगे। तो चूंकि हमें सेब और आम दोनों खरीदना है, तो अगर हम आम की कीमत को घटा दें, माने 5 रुपए, तो हमें क्योंकि सेब भी खरीदना है तो मिनिमम है, तो बचा कितना? बचा 33 रुपए हमारे पास में, ठीक। अब 33 रुपए हमारे हाथ बचा। अब 33 रुपए में हम कितने सेब खरीद सकते हैं? 33 रुपए में हम कितने सेब खरीद सकते हैं? तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, 7 4 जा, अगर देखो 7 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35, है ना। तो अगर हमें 5 सेब खरीदने होते तो हमें 35 रुपए की आवश्यकता होती, हमारे पास तो 33 है ना। हम बेर मिनिमम 4 खरीद सकते हैं। 28 रुपए, ठीक है, हमारे पास में 3 रुपए बच गए, तो क्या करना है? ठीक है, बच गए तो बच गए, मतलब 5 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास बच गए तो बच गए, कोई बात नहीं है। हमें इस बात से मतलब नहीं, मैक्सिमम हम 4 तो खरीद ही सकते हैं ना, ऑप्शन में भी 4 है, तो हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे करना होता है, IQ वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अब देख लो अगला सवाल, इसका जवाब दो। एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक, पहले इसका पढ़ लो फिर आप लोग आंसर करो, खुद से करने की कोशिश करो, बहुत आसान है, हो जाएगा। उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की क्या लगती है? अब मान लो कि ये सर्कल महिला है, मान लो सर्कल महिला है, फीमेल के लिए हम ये सर्कल यूज करेंगे और मेल के लिए स्क्वायर यूज करेंगे, इससे सवाल करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये फीमेल को दर्शाता है, ये मेल को दर्शाएगा। अब क्या है कि एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक। तो महिला क्या है? फीमेल है, मतलब सर्कल, जहां भी सर्कल होगा वहां फीमेल समझ जाना। तो एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब किसी मेल ने कहा। अब ये कौन मेल है अभी हमें पता नहीं है, आगे पढ़ो क्या कहा ये सुनो। उसके एकमात्र भाई का पुत्र, इसका भाई मतलब इस महिला का भाई, तो भाई है तो उसके बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि मेल है ये। इस भाई के पुत्र की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे आएगा, इसका बेटा होगा तो नीचे ही आएगा ना, मतलब बेटा हमेशा बाप के नीचे ही तो होगा। उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी मतलब इसकी जो बीवी है, इस, ये जो आदमी है इसकी वाइफ की बात हो रही है, वाइफ की बात है तो मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है बहुत टेढ़ा होता है, तो ऐसे दिखाते हैं इसको क्रॉस, क्योंकि झगड़े बहुत होते हैं ना, टेढ़ा बहुत होता है। क्या लिखा है कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र, फिर से पढ़ो, उसके एकमात्र भाई का पुत्र मतलब इस महिला के एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है,
मतलब इसकी जो पत्नी का है वो भाई है, बात ये हो गई भाई, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। अब इसको उठा करके आपको यहां रख देना है, इसको उठा करके एकदम एज इट इज आपको यहां पे रख देना है। तो ये तो उसका बेटा खुद ही है, तो ये डायग्राम आप यहां ऐसे बना दो, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसलिए हम ऐसे दिखाएंगे। अब सवाल क्या पूछा, ये वो आदमी है, वो मैन है, ये जो बोल रहा है ये बात, वह महिला उस आदमी की क्या लगती है। अब ये जो महिला है जिसकी तरफ दिखा के ये सब पूरी बात हुई है, इस आदमी की क्या लगेगी, बताओ। माता की बहन, तो माता की, अगर इसकी माता होती तो ऊपर जाती, इधर से कुछ बनता, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, मतलब उसकी माता वाला तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस आदमी की कोई माँ तो है ही नहीं, माँ होती तो हम यहाँ कुछ ऊपर बनाते हैं ना, माँ तो हमेशा ऊपर होगी, माँ के, इस माँ से ही तो बेटा होगा, तो ये कट गया। दादी भी नहीं हो सकती, सास, सास नहीं, सास भी नहीं होगी। क्यों, क्यों, इस आदमी की, अगर हम औरत, मतलब इस आदमी की अगर हम पत्नी ये समझे, तो इसकी पत्नी ये हुई, इस पत्नी का ये भाई बहन हो गए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई टेढ़ा रिश्ता होता, ये जो है आदमी है ना, टेढ़ा रिश्ता होता कोई यहाँ पर, तो सास होने की संभावना थी, तो सास भी नहीं होगा। श्वसुर की बहन हो सकती है, क्योंकि ये ससुर हो गए, इस आदमी का ससुर कौन है, ये आदमी है, इसकी बहन है ये, क्योंकि ये सीधा रिश्ता है, समकक्ष रिश्ता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, थोड़ा सा गौर से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो सवाल थे आपके। अब करेंगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। Anil is twice as old as Sunita. 3 years ago, he was 3 times as old as Sunita. The present age of Anil is what? इसका आंसर करिए। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। अनिल की वर्तमान उम्र क्या है, सवाल ने पूछा है। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज हमें अनिल की फाइंड आउट करनी है, तो मान लो कि प्रेजेंट एज अनिल की एक्स है, ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी एज जो भी है एक्स है, ठीक। अब क्या है कि अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। अब अनिल का मान लिया कि प्रेजेंट एज एक्स है, तो सुनीता क्या है, अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। अनिल की जो उम्र है सुनीता की उम्र से दुगनी है, तो सुनीता की उम्र जो हुई वो अनिल की उम्र से आधी हुई, तो एक्स अपॉन टू, जितना भी इसका होगा उससे आधा होगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो सुनीता की एज है, मतलब ये मान लिया अनिल की एज, ये हो गई सुनीता की एज, क्योंकि आधी है ना सुनीता की एज। अब आगे क्या है, 3 years अगो, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले की जब भी हम बात करेंगे, तो एक्स तो मान लो आज एज है, 3 साल पहले हम तीन माइनस कर देंगे तो 3 साल पहले चले जाएंगे। ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज सुनीता, मतलब कि वो 3 वर्ष पहले उसकी जो उम्र थी, मतलब अनिल की जो उम्र थी सुनीता के उम्र से तिगुनी थी। तो x-3 अगर कर देंगे, और तिगुनी की बात हो रही है, तो x-3 कर देंगे। सुनीता की एज अभी कितनी है, सुनीता की एज अभी है x/2 है आज की डेट में, और हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, बराबर की बात हो गई। मतलब अनिल की आज की उम्र से माइनस कर देंगे अनिल की 3 साल पहले की उम्र से, सुनीता की आज की उम्र में से माइनस कर देंगे हम 3 साल की उम्र से पहले। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो अनिल की उम्र है 3 वर्ष पहले, उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी, मल्टीप्लाई बाय 3 थी। तो ये जो कंप्लीट हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। x-3 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस 3 3 9, ठीक है। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इसको x को एक तरफ लेके आएंगे, x-3 x/2
-9 फिर +3, पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। पूरा सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 ईयर्स। ओके, इसको सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को। अब आगे देखो 44 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग 44 नंबर के क्वेश्चन को आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल नेटवर्क? सोशल नेटवर्क पूछा है। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। अमेजॉन एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है, ईबे भी कॉमर्शियल है, जीमेल एक सर्च इंजन है। ये है आपका सोशल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप लोग। The population information is called parameter while the corresponding sample information is known as what? समिष्ट सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज पैरामीटर। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को पैरामीटर कहते हैं, जबकि करस्पॉन्डिंग सैंपल को क्या कहा जाता है? करस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन को यानी कि संगत सैंपल सूचना को सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आपको एकदम फटाफट करने होते हैं। मतलब इसमें समय ना लें आप लोग। सवाल आया आपके सामने और बस जवाब आपके आ जाने चाहिए, क्योंकि तभी तभी आपका जो है आंसर वो करेक्ट होगा। अब आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन। इतना बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, बहुत छोटा तरीका एंड आसान सा तरीका मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इतने बड़े कॉम्प्रिहेंशन को कम वक्त में सॉल्व करना है। ये है पूरा इंग्लिश वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। काफी ज्यादा बड़ा है, अगर इसको पढ़ने जाएंगे तो लंबा वक्त लगेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपको पता है कि हमको सिर्फ पैराग्राफ में यही यही चीज ढूंढनी है। और हमेशा एक अच्छी बात ये होती है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसमें जो पहला सवाल है वो हमेशा आपको पहले की दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा उसका आंसर। जो दूसरा सवाल है फिर चौथी पांचवी लाइन में मिल जाएगा, मतलब सीक्वेंस में आपको सब मिलता चला जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ें, फिर पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप लोग पैराग्राफ को पढ़िए। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो उसको टिक लगा लो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। ट्रिक मैंने आपको बता दी। हिंदी वाला भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि काफी बड़ा है ये, है ना। तो हम लोग इसको करेंगे इसी ट्रिक से, जो ट्रिक मैंने आपको बताई। तो हिंदी के हिसाब से पढ़ते हैं। विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव कब आया? सवाल ये है आपसे कि विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव कब आया। अगर इंग्लिश के देखें तो इंग्लिश में क्या पूछा है आपसे? द आउटलुक फॉर कंजर्वेशन हेरिटेज चेंज्ड व्हेन, ये सवाल आपसे पूछा है। अब आ जाइए आप बिल्कुल इनके पैसेज में पढ़िए क्या लिखा है कि हेरिटेज कंजर्वेशन प्रैक्टिस इंप्रूव्ड वर्ल्ड वाइड आफ्टर
आफ्टर, देखिए क्या लिखा है, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रैक्टिस इम्प्रूव वर्ल्ड वाइड आफ्टर इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज एस्टैब्लिश विद द यूनेस्को असिस्टेंस इन 1959 में। ये आपके पहले सवाल का जवाब। क्या पूछा था? आउटलुक फॉर कंजर्वेशन हेरिटेज चेंज्ड व्हेन, आउटलुक फॉर कंजर्वेशन हेरिटेज चेंज्ड व्हेन, यही है आपके पहले सवाल का जवाब। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रैक्टिस इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव दे दिया ना, वर्ल्ड वाइड, जवाब भी दे दिया, आफ्टर इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन कल्चर प्रॉपर्टी, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। अब इसको आप ढूंढ लीजिए, इसमें पहला ही ऑप्शन दे दिया है, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा सही। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को यानी कि आरसी को सॉल्व करने की, कि हमेशा पहले क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग के पहली दूसरी लाइंस में मिल जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप उसके आगे की लाइंस में पढ़िए, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द इंटर गवर्नमेंट, और मैं इसके पीडीएफ आपको दे दूंगी तो आप हिंदी वाला, जो भी हिंदी भाषी लोग हैं वो वहां से देख के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। पहला सवाल हमने इंग्लिश में किया है, चलिए दूसरा सवाल हम हिंदी में कर लेते हैं, ताकि हिंदी भाषी लोगों को भी ऐसा ना लगे कि भाई देखिए, ये था ना, विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव कब आया। यूनेस्को की सहायता से सन 1959 में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा परीक्षण एवं जीर्णोद्धार अभ्यास केंद्र की स्थापना के बाद पूरी दुनिया के विरासत संरक्षण में परिष्कार हुआ। यहाँ पे परिष्कार हुआ मतलब बदलाव आया, तो उत्तर क्या हुआ, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय ये स्थापना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपको आंसर मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति संपदा परीक्षण एवं जीर्णोद्धार केंद्र की स्थापना के बाद। दूसरा सवाल है, इस अंतर सरकारी संगठन की सराहना किस लिए की गई, अंतर सरकारी संगठन की सराहना किस लिए की गई, ये सवाल है। अब आगे पढ़ो, इसका जवाब आगे मिल जाएगा आपकी लाइंस में। 126 देशों की सदस्यता वाले अंतर सरकारी संगठन ने विभिन्न व्यवसायों को 4000 से अधिक व्यवसायिकों को प्रशिक्षण देकर के, यहां पर मैं इसको मिटा देती हूं, व्यवसायियों को प्रशिक्षण देकर के कार्य व्यापार के मानक बनाकर तथा तकनीकी विशेषज्ञता की साझेदारी कराकर सराहनीय कार्य किया। देखो यहां पे आंसर मिल गया, सराहनीय कार्य किया, किसके लिए, प्रशिक्षण दे करके, कार्य व्यापार के मानक बना करके, तकनीकी विशेषज्ञता की साझेदारी कर कर सराहनीय कार्य किया है। बात समझ आ गई। अब देखो, इस अंतर सरकारी संगठन की सराहना किस लिए की गई, सराहना की बात हो रही है, व्यवसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की तकनीकी विशेषज्ञता में साझेदारी, ये बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा। पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार में इसकी समर्थन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 47 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सदस्यों की संख्या, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन हमें मिल गया तकनीकी विशेषज्ञता की साझेदारी कराने के लिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, तो 47 का बी सही हो गया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब चलो इंग्लिश में आ जाते हैं, 48 में इंग्लिश में आ जाते हैं। बात करें, इंडियन कंजर्वेशन मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल इफ देयर वुड बी व्हाट, पढ़िए आगे, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। In this golden jubilee year, as we acknowledge its key role in global conservation and assessment of international practices, would be meaningful to the Indian conservation movement. Consistent investment, rigorous attention, and dedicated research and dissemination are some of the positive lessons to imbibe. ठीक है, countries such as Italy have demonstrated the prioritizing heritage with significant budget provision। अब ये बात आगे जा रही है, जो सवाल था इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से और कंजर्वेशन मूवमेंट से, वो बात यहीं तक थी। तो सवाल में क्या पूछा है, एक बार पुनः देखें कि इंडियन कंजर्वेशन मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल इफ देयर वुड बी, कब सक्सेसफुल होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड पार्टिसिपेशन इन, ऐसा भी वर्ड हमने कहीं नहीं पढ़ा।
consistent investment, rigorous attention and dedicated research and dissemination of awareness for conservation, ये हमने अभी भी पढ़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मीनिंगफुल असिस्टेंस, ये भी पढ़ा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो लिखा है एकदम प्रॉपर क्लियर यहाँ पर। सवाल में क्या पूछा था कि इंडियन कंजर्वेशन मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कब होगा? सक्सेसफुल यहाँ पे कब होगा? देखो ये लिखा हुआ है कि consistent investment, rigorous attention and dedicated research and dissemination are some of the positive lesson to imbibe। पॉजिटिव लेसन होगा तभी सक्सेसफुल भी हो पाएगा। अब आगे पढ़ो, इसमें क्या है अगला सवाल। As per the survey of historical monuments in India, there is a very small number of protected monuments. As per given, the total number of monuments in listed number of protected monuments percentage comes to what? परसेंट बताना है आपको। On the other hand, India, which is no less endowed in terms of cultural capital, has long way to go. Survey indicated in addition to 6600 protected monuments, there are 60, आपको परसेंटेज बताना है। 6600 क्या है? प्रोटेक्टेड है। आगे क्या है? देर आर ओवर 60,000 इक्वली वैल्यूएबल हेरिटेज स्ट्रक्चर दैट अवेट अटेंशन। कितने? 60,000। 60,000, तो आपको 60,000 का 66% बताना है। तो 66,000 सॉरी 60,000 मान लें कि आपका 100% हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको बताना है क्या, परसेंट में पूछा है। तो 60,000 मान लो 100% है, सीधी सी बात है। हमसे पूछा है 6600 का कितना परसेंट है, ये पूछा है। तो ये नंबर है, नंबर के नीचे आपको नंबर लिख देना है। और परसेंटेज निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले से। तो आपको पता चल जाएगा 6600 गुणे 100 भागा 60,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 11। तो 11% आ जाएगा। मतलब 60,000 का 6600 11% है। एक नई चीज आपने सीखी, अगर आपको नहीं पता होगी तो। सिंपल तरीका है परसेंट निकालने का। तो कितना हो गया? 11%। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसमें। 11%, बी वाला। ठीक है, आगे है क्या? वॉट शुड इंडिया लर्न फ्रॉम यूरोप टू कंजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। ये सवाल है कि इंडिया को क्या लर्न करना चाहिए यूरोप से, ताकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण हो सके। अब आगे पढ़ लो। अगर वक्त लग रहा है, समय लग रहा है ऐसे सवाल को करने के लिए, तभी आपको 5 नंबर भी मिलेंगे। ठीक, 5 नंबर ऐसे ही हवा में नहीं मिलेंगे आपको। हमने यहां तक ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ो। Beside a small group in the survey of archaeological survey to India, there are only 150 trained conservation professionals। सबसे मतलब नहीं है। In order to overcome these severe shortage, the emphasis has been on setting up dedicated labs and training institution। It would make much better sense for conservation, देखो बात आ गई conservation, to be made part of mainstream research and engineering institution as has done in Europe। ठीक है, अब बात क्या आई, यहां से फिर से पढ़ो। In order to overcome the severe shortage, the emphasis has been on setting up dedicated labs and training institutions। It would make much better sense for conservation to be made। ठीक है, डेडिकेटेड लैब भी चाहिए एंड आपके इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। कंजर्वेशन टू बी मेड पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम रिसर्च। ठीक है, मेन स्ट्रीम में लाना होगा रिसर्च को और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को। इंक्रीजिंग फंड्स एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटिवली इजी पार्ट। ठीक है, ये भी एक बात है, फंड्स चाहिए हमको बिल्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस। अब देख लो ऑप्शंस में क्या है। इस पे कोड दिया है, देयर शुड बी सिग्निफिकेंट बजट प्रोविजन टू कंजर्व। बिल्कुल सही बात है, बजट वाली बात हमने पढ़ी। स्टैब्लिश्ड डेडिकेटेड लैब्स एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है। फोर्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड, गवर्नमेंट को फोर्स करना ऐसी चीज तो हमने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। कंजर्वेशन शुड बी मेड
पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम रिसर्च एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ये अगर पढ़ोगे कि स्टैब्लिश डेडिकेटेड लैब्स, सेकंड वाला तो पक्का सही होगा। अब जिसमें सेकंड ना हो वो एलिमिनेट कर दो, इसमें नहीं है इसमें एलिमिनेट कर दो, इसमें है, ये वाला भी पढ़ा था रिसर्च और इंजीनियरिंग वाला, तो फर्स्ट ऑफ 4 बिल्कुल सही होगा। इसमें 4 नहीं है उसको हटा दो, सी को भी हटा दो क्योंकि उसमें 4 नहीं है। अब बात कर लो 4 सी वाला, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं जब आप एक दो बार कर लोगे प्रैक्टिस, क्योंकि अभी मैं आपको बता बता के कर रही हूँ तो वक्त लग रहा है, लेकिन आप देखो कि इतने टाइम में हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है ना, 5 क्वेश्चन कर लिया, मतलब 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो इतना दिमाग लगाने से बहुत ही ईजी है, आपके सामने सामने सवाल भी है जवाब भी है, तो 5 नंबर भी इजीली मिल रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सवाल देख लो अगला क्या है। Intac is known for its contribution to conservation of cultural change। जब फुल फॉर्म पूछ लिया है इंटैक का तो बहुत ही आसान है, इंटैक का फुल फॉर्म देख लो। अब देखो कि कौन सी चीज फुल फॉर्म में लिखी हुई है यहाँ पे पूरे में, पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से, आपको मिल जाएगा। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज मेन ट्रेडिशन, देखो दिस हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज चार्टर फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। एक्रोनिम दे दिया, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यही है इसका फुल फॉर्म, देखो मिल जाएगा ऑप्शन में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, डी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में। ये हिंदी वाला मिल जाएगा, थोड़ा सा देखो स्क्रीन पर ही आपको सारे आंसर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको यहाँ पे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझो कि स्क्रीन में कैसे आप पैराग्राफ पढ़ोगे, क्योंकि आरसी वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा होता है कि ऑफलाइन में हो जाए। ऑफलाइन पेपर जब आप आरसी करते थे ना तो बहुत इजीली हो जाते थे और करेक्ट होते थे। अब ऐसे आपको बार बार क्वेश्चन फ्लिप करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस होनी पड़ेगी प्रॉपर, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। और आता जाता सवाल मतलब 5 नंबर तो एकदम सीधा सीधा आपके सामने रहेगा और छूट जाएगा, ये तो 6 सवाल पूछ लिया। तो जो 6 क्वेश्चन आपके आरसी के थे, वैसे तो 5 ही होते हैं, इसमें 6 थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। While delivering lecture, if there is some disturbance in class, a teacher should what? व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? आंसर करें। पहला है कि जो कुछ कुछ देर के लिए चुप हो जाइए फिर शुरू कर दीजिए। नहीं, क्यों चुप हो जाएं हम? जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, दंड करना हमेशा उचित नहीं होता, ये भी नहीं करेंगे। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, बिल्कुल हमारा काम ये है बच्चों को सिखाना, तो जो बाधा डाल रहे हैं उनको हम सिखाने की बात करेंगे, तो ये हो सकता है। आगे बढ़ो। कक्षा में देखो हमेशा ना, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है 2 ऑप्शन सही लगे संभावित, जो मोस्ट सुटेबल होगा उस पर आपको जाना है। कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करनी, बिल्कुल नहीं होगा, सो सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, इफेक्टिव टीचिंग इज फंक्शन ऑफ व्हाट? प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का संतोष नहीं, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, ये हो सकता है, बट आगे पढ़ते हैं, हो सकता है इससे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल जाए। शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। व्यवसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि, ये बिल्कुल गलत है। व्यवसाय को बिल्कुल भी शिक्षण में नहीं लेके आना है। बात करें अगर ईमानदारी की और प्रतिबद्धता की, तो ईमानदार होना चाहिए और प्रतिबद्ध भी होना चाहिए, लेकिन किसके प्रति ये यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है। ईमानदारी से भाई आप बहुत ईमानदार हो लेकिन आपको पढ़ाना ही ना आता हो, आप एकदम प्रतिबद्ध हो लेकिन आपको समझाना ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का छात्रों को अच्छे से पढ़ाना, उनको समझाना आना चाहिए। ये प्रभावी शिक्षण का एक विशेषता है और इम्पोर्टेंट विशेषता है।
अगला सवाल, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, मतलब लर्निंग का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर आप सभी करिए। कौशल अर्जन, अधिगम, लर्निंग की बात हो रही है। कौशल अर्जन, किसी कुशलता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ स्किल की अगर बात कहें, लर्निंग का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग पूछा है लर्निंग का, तो ये नहीं हो सकता। बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का संशोधन, जब भी कोई चीज आप सीखते हो, लर्न करते हो, तो हमेशा जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो इंप्रूव होती है, संशोधित होती है, मॉडिफाई होती है, तो ये हो सकता है। आगे पढ़ो, व्यक्तिगत समायोजन, पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए लर्निंग कभी भी नहीं होती है। इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को दिमाग में बिठाना, जब आप कुछ सीखते हो तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ ज्ञान की बात सीख रहे हो। जब आप कुछ सीखते हो तो आप आपके व्यवहार में वो प्रदर्शित होता है, और जो चीज आपके व्यवहार में प्रदर्शित नहीं हो रहा है सीखने के बाद, तो वो एक लर्निंग नहीं हुई, लर्निंग का पार्ट नहीं है। एक अच्छी लर्निंग वही होती है कि वो आपके व्यवहार में और आपके उसका आउटकम आपको समझ में आए। तो व्यवहार में संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता। लर्निंग का मतलब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो, कुछ जब भी आप सीखते हो तो हमेशा उसका जो एक इफेक्ट होता है वो आपके बिहेवियर पर पड़ता है। अगला सवाल है, इस तरीके के सवाल कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। कभी कभी रिसर्च प्रोसेस भी पूछ लेता है। रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका रिसर्च डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन, ठीक है, ये भी पूछ लेता है आपसे कि आप बताइए, स्टेप्स में बताइए, ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। ये सब आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक वाला, तो मैं आपको बता दूंगी। बट फिर भी बुक से आप लोग पढ़ते रहना। इस सवाल का जवाब दीजिए 54 55। टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है आपको। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई एक पकड़ लो जो लगता है कि सबसे आखिरी में होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, फिर वहां से एलिमिनेशन मेथड लगाइए। बात करें अगर ऑप्शन वन की, तो उसमें पहला लिखा हुआ है फर्स्ट। पहला क्या है, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन, वर्तमान ज्ञान से पहले के ज्ञान को जोड़ना। लेकिन जोड़ोगे कहाँ, जोड़ोगे कहाँ, अरे वर्तमान ज्ञान को जोड़ोगे कहाँ, किस चीज से जोड़ोगे, कुछ टॉपिक तो होना चाहिए ना आपके पास में। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ये वाला बात, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें सेकंड क्या है, इवैल्यूएशन, पहले मूल्यांकन ही कर लोगे किसी चीज का, कैसे मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन का आधार भी तो होना चाहिए ना, तो बी नहीं होगा। पांचवा क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, प्रेजेंटेशन करोगे क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल का। अच्छा, चलो, कंफ्यूजन है यहाँ पे। पांचवा क्या कह रहा है, फोर्थ, फॉर्म्युलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, शिक्षण लक्ष्य को सूत्रबद्ध करना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हो गया ना आपका सही चीज, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो सब कुछ आपको ठीक ठीक लगेगा। बात करें अगर क्या बोल रहा है चौथा, फॉर्म्युलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, पहले आपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर दिया, फिर पॉइंट नंबर टू क्या है, फिर आपने रिलेट करना शुरू शुरू किया कि प्रेजेंट नॉलेज से प्रीवियस वन को, बिल्कुल ठीक है। फिर पांचवें नंबर पे क्या बोलता है कि प्रेजेंटिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। फिर बोलता है ये क्या, इवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है, आपने मूल्यांकन किया, फिर आपने रीटीचिंग किया, फिर आपने वापस से पुनः रीटीचिंग किया। टीचिंग प्रोसेस आपको बताना है, हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन शिक्षण प्रक्रिया पूछ रहा है आपसे। चलिए अगला सवाल, CIET स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी,
CIT का फुल फॉर्म। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना। हायर एजुकेशन की बात हो रही, उच्च शिक्षा की बात हो रही है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब आप रिसर्च करते हो, जब आप PhD करते हो, तब की बात हो रही है हायर एजुकेशन। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, मात्र बच्चों को, विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना? नहीं। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, हाँ ये हो सकता है। भाई हम लोग भी यही बोलते हैं कि आप लोग बुक से पढ़ो, आप लोग जितना बुक से पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुक्स से पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, ये बेस्ट है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब चैनल्स को रेफर करो, बट पहली जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो बुक्स ही होनी चाहिए। इतने लोग आए और आके चले गए, नेट निकाल लिया सब लोगों ने से, JRF निकाल लिया, जब यूट्यूब नहीं था तो क्या पढ़ाई नहीं होती थी? होती थी ना। बस वही बात है कि जितनी सुविधाएं मिलती जा रही हैं उन सुविधाओं में उतना ही खोते चले जा रहे हो। बुक्स, किताबों से पढ़िए, और कोई एक चैनल जहां पे भी आपको समझ में आए वहां से आगे की तैयारी आप करना शुरू करिए। दर बदर चैनल टू चैनल भटकेंगे ना तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लेकिन उनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे आप लोग, और उसमें हो जाएगा बहुत अच्छा खासा कंपटीशन और समझ में फिर नहीं आएगा। आगे पढ़ो कि इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, ये तो कतई नहीं हो सकता। बच्चों के बीच में कंपटीशन को क्रिएट करना, वो भी हेल्दी कंपटीशन, तो ऐसा तो कोई भी हायर एजुकेशन का में टीचर का रोल ही नहीं होता। हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ये हो सकता है लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए सेल्फ लर्निंग को हमेशा टीचर प्रमोट करता है कि भाई आप स्वतः पढ़ें, स्वतः एनालिसिस करें। मैं भी आपको यही बोलती हूँ भाई, आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए, और होमवर्क में कुछ ना कुछ 2-4 टॉपिक हमेशा मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप लोग स्टडी करिए। ऑफ द वीडियो भी आप लोगों की पढ़ाई बैक में होती रहनी चाहिए। अगला सवाल है 98 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वस्त्रहीन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया है? जो वस्त्रहीन स्कूल है, स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो पॉपुलराइज है बाय जर्मन सोशल साइंटिस्ट, अमेरिकन फिलोसोफर, ब्रिटिश एकेडमिशियंस, या इटालियन पॉलिटिकल एनालिस्ट। क्या सही उत्तर है इसका? राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जर्मन सोशल साइंटिस्ट। वर्स्टेहन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज पॉपुलराइज्ड बाय जर्मन सोशल साइंटिस्ट, जर्मन समाज विज्ञानी। अगला सवाल, साइंटिफिक रिसर्च को आपको सिक्वेंशियल ऑपरेशन में यहां पे बताना है। साइंटिफिक रिसर्च को बताएं क्या सही उत्तर होगा इसका? समय ले, फटाफट बताएं, 30 सेकंड आपके पास है। सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च में सबसे लास्ट में हमेशा कोई थ्योरी आती है, ठीक है, हमेशा हम किसी थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं लास्ट में। तो थ्योरी जहां पे भी हो, कभी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, वैज्ञानिक शोध, लास्ट में हम कोई थ्योरी पे आकर के एंड करते हैं। तो थ्योरी जिसमें, थ्योरी तो किसी में नहीं है, थ्योरी सिर्फ ए में है, बाय डिफॉल्ट ए सही हो गया आपका। तो को वेरिएशन सबसे पहले हो जाएगा, सह विचरण जिसको बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन यानी कि भ्रामक संबंधों का, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण की बात हो रही है, फिर सामान्यकरण होता है, फिर एक सिद्धांत की बात होती है। जब भी साइंटिफिक रिसर्च होगा तो हमेशा किसी सिद्धांत की बात करेंगे, लास्ट में थ्योराइजेशन की तरफ हम अग्रसर होंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सैम्पलिंग, इन सैम्पलिंग, सैंपल में लॉटरी मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है? लॉटरी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आपने सुना होगा उनकी लॉटरी लगी, उनकी लॉटरी लग गई। लॉटरी कब लगती है? इंटरप्रिटेशन, थ्योराइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रैंडमाइजेशन। निर्वचन, व्याख्या, सैद्धांतिकरण, संकल्पना, बे, बेतरीब ग्रहण।
यादृच्छिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंडमाइजेशन। हमेशा जब लॉटरी मेथड यूज होगा तो रैंडम वे में होता है। आई होप गाइस कि 30 क्वेश्चन आपने किया होगा। जिनके 30 में से 30 सही बने वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना कि आउट ऑफ 30 आपके कितने सही बने। जिनके गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कोई क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर से मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकालने की। लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लेक्चर तो नहीं लिया हमने, क्वेश्चन आयर सेशन था, वो जरूर से मुझे बताना। ज्ञान अड्डा पे नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, आप आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। और ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो लाइक जरूर से करना, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी हम मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक मुझे लगता है कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अगला टॉपिक हम लोग जल्दी लाने वाले हैं, और आप सभी अपना ध्यान रखिए। और आपके एडमिट कार्ड्स जो है पॉसिबली है नवंबर यानी दिवाली के बाद आएंगे। बैक टू बैक काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, अभी दिवाली भी है एंड देन धनतेरस एंड बाकी सारी चीज़ें। तो आपके घर में थोड़ा सा जो माहौल होगा वो थोड़ा क्योस वाला भी हो सकता है, बिजी भी हो सकता है, मिक्स माहौल रहेगा। तो उन सबके बीच में पढ़ाई के लिए एक समय फिक्स रखिएगा कि पढ़ाई आपकी हैम्पर ना हो, आएंगे लोग जाएंगे लोग। कोशिश ये करिए कि आप लोग इस बार नेट निकाल लीजिए, जेआरएफ निकाल लीजिए, क्योंकि इस बार आई है बम्पर वैकेंसी जिसमें आपकी पीएचडी की डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2023 तक ये वैलिड है कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 60-70 हज़ार रुपए, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े से प्रयास से आपको काफी कुछ इसमें मिल सकता है। तो अगर जेआरएफ नहीं भी हो तो कोशिश करिए नेट को निकालने का। बाकी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए स्कॉलरशिप और अच्छी खासी फेलोशिप आपको मिल जाएगी अगर आपका जेआरएफ भी हो जाता है। सो आई होप गाइस कि एवरीवन हैज एंजॉयड टुडेज सेशन। जैसा भी होगा फीडबैक आप लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा।